बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल के लिए अब आपके पास कमाई के मौके कहां पर है। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा नंबर है 9582222266। सोशल मीडिया पेज पर भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजिए और #बाजार आज और कल जरूर लिखें। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ शो में शामिल होंगे और एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर हमारे साथ। अविनाश जी, बहुत स्वागत करते हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के कारोबार का हाल कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डालना बेहद जरूरी है। तो आज था वीकली एक्सपायरी का दिन और इस दिन हमने खासतौर पर देखा बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 428 अंक उछलकर 55,320 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी 122 अंक चढ़कर 16,478 के स्तर पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 139 अंक उछलकर 35,000 के पार बंद होने में आज रहा कामयाब। तो वीकली एक्सपायरी के दिन निचले स्तरों से बाजार में इतनी शानदार रिकवरी आने की बड़ी वजह क्या रही, समझते हैं अनिल जी से एडिटर स्टेक में। हफ्ते की एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव भरा सेशन रहा, लेकिन अंत भला तो सब भला और बढ़िया मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुए। शुरुआत कमजोर होना तय था। अमेरिकी बाजारों से संकेत कमजोरी के थे। एफआईएस की बिक वाली, कच्चा तेल $124 के आसपास, इन सब के चलते 16,250 तक हम निफ्टी पे पहुंचे और बैंक निफ्टी पे भी 34,650 के आसपास। मिड सेशन से रिकवरी की शुरुआत हुई और रिकवरी के पीछे दो वजह थी। एक तो हल्के बाजार शॉर्ट कवरिंग, दूसरा डाउ फ्यूचर्स की रिकवरी। इन दोनों ने बाजार का मूड ठीक किया और एक्सपायरी के दिन जो बढ़े उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं दिखा। 16,400 को पार करने के बाद निफ्टी 16,500 के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखा और 16,475 पर हुआ बंद और बैंक निफ्टी भी बंद होते होते 35,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा था। यानी कि क्लोजिंग बेसिस पर बड़ी रिलीफ मिली और कुछ अहम लेवल के ऊपर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। बढ़ने और गिरने वाले शेयरों की संख्या सुबह से बेहतर थी। बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, हालांकि बहुत ज्यादा मार्केट ब्रेथ मजबूत नहीं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट से रिकवरी के संकेत हल्के बाजार में आते हुए दिख रहे थे। तो एक्सपायरी के दिन शॉर्ट कवरिंग और हल्के बाजारों की वजह से एक गिरावट से हम बचकर रिकवर होकर फाइनली 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज थोड़ी सी रिलीफ रैली। अब आगे बढ़ने से पहले एफआईआई और डीआईआई के डेटा भी समझ लेते हैं। एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1,512 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआई यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1,624 करोड़ रुपए की खरीदारी आज की है। और प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार ने तो आज काफी दमदार क्लोजिंग दी, एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है बाजार में आज, खासतौर पर एक्सपायरी के दिन। क्या ये हम ट्रेंड एक्सपेक्ट करें आने वाले दिनों में भी बाजार के लिए? क्या राय रहेगी मार्केट पर? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए आज का जो सेशन था वो एक्सपायरी लेड ड्रिवन था। थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आज आई है। मेरा मानना है कि मार्केट में जो 16,400 का लेवल है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये अगर मार्केट्स आने वाले दिनों में मेंटेन करता है तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड जो है वो जारी रहेगी। बट जैसे आपने प्रोग्राम में कहा कि रुपया कंसिडरेबली वीक हो चुका है, क्रूड के प्राइसेस $124-25 हो चुके हैं, तो ये जो हेडविंड्स है वो थोड़े से मार्केट के लिए चिंता देंगे। अगर मान लीजिए कि रुपया थोड़ा सा और वीक होता है, क्रूड थोड़ा सा और बढ़ता है, तो हो सकता है कि बाजार में थोड़ी सी हल्की मुनाफा वसूली भी आ सकती है। बट नेट 16,400 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग आएगी, लेकिन इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए क्रूड और रुपया का जो लेवल है वो थोड़ा सा अगर सॉफ्ट होता है तो मार्केट्स में और तेजी शॉर्ट टर्म में आ सकती है। ओके, और बाजार पे तो ये रही आपकी राय। इसी बाजार में हफ्ते भर की खरीदारी करनी हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे अविनाश जी? इनफैक्ट स्वाति, पोजिशनल व्यू के लिए हमको एग्रोकेमिकल क्लियर यूपीएल काफी पसंद है। ऊपरी लेवल से काफी करेक्ट हो चुका है, करीबन 748 का लास्ट करंट प्राइस है। हमको लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 780-790 का टारगेट प्राइस मिल सकता है और ये काफी अच्छी वेल पोजीशन फंडामेंटल कंपनी। हमको लग रहा है बारिश अगर अच्छी आती है तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो अपसाइड आएगा ही, लेकिन यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी काफी अच्छे इनके बड़े ऑपरेशंस है। तो यहाँ पे 727 का एक स्टॉप लॉस रखिए और 780 टू 790 का एक शॉर्ट टर्म रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको खरीदा जा सकता है। यूपीएल पोजिशनल खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और पहला सवाल हमारे पास आ रहा है हावड़ा से
शेखर शाक्या का। ये सवाल पूछ रहे हैं बायोकॉन पर। 320 शेयर है इनके पास बायोकॉन के और इनकी खरीद है इसमें 360 रुपए की। शेयर में लगातार दूसरे दिन हमने देखा उछाल दिखा है और शेयर वायदा का टॉप गेनर भी बना। इनको हालांकि अपने इस स्टॉक में फिलहाल नुकसान झेलना पड़ रहा है। बायोकॉन में क्या करने की सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि बायोकॉन में एक तेजी का कारण ये है कि कंपनी ने कहा है कि एक नया ड्रग मॉलिक्यूल के ऊपर वे काम कर रहे हैं और जल्दी उसको मोनेटाइज करेंगे। मेरा मैं मानना है कि फार्मा सेक्टर काफी समय तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, लेकिन ऐसे वोलेटाइल मार्केट्स में फार्मा सेक्टर में आपको निवेशित रहना चाहिए। और पॉसिबली मुझे लग रहा है कि ये जो नया मॉलिक्यूल है वो पॉसिबली फर्स्ट हाफ ऑफ FY23 में इसका बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तो ये माइनस है, बट मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 6 टू 12 मंथ्स का है तो इसमें जरूर होल्ड ऑन करिए। मुझे लग रहा है कम से कम 8 से 12 महीने में एक अच्छा खासा अपसाइड यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे बिकवाली ना करे, बट होल्ड करे, बट टाइम फ्रेम कम से कम 6 टू 12 मंथ्स रखें। 6 टू 12 मंथ का टाइम फ्रेम के लिए बने रहने की सलाह बायोकॉन में। प्रमोद चतुर्वेदी साहब सवाल पूछ रहे हैं रायपुर से। इनका सवाल है ऑयल इंडिया पर। ये सवाल पूछ रहे हैं 120 शेयर इनके पास है और इसमें इनकी खरीद है 230 की। जैसा हमने देखा क्रूड उबाल पर है, तेल गैस शेयर उछाल पर है और शेयर करीब 8 साल के ऊपरी स्तर को भी छू चुका है। ऑयल इंडिया पर क्या राय रहेगी? इन्हें मुनाफा भी है। बात ही मुझे लग रहा है कि इन्होंने एक अच्छे लेवल पे एंट्री की है और जैसे आपने कहा कि क्रूड की कीमतें जैसी बढ़ती है वैसे अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ऑयल इंडिया को काफी फायदा होता है। मेरे ख्याल से इनको कम से कम 3-4 महीना तो ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि क्रूड की कीमतों में अभी इमीडिएटली कोई गिरावट आएगी। तो होपफुली जुलाई में या अगस्त में होपफुली जब नंबर्स इसके पहले तिमाही के आएंगे तभी शायद थोड़ा सा मुनाफा वसूल करे। अभी फिलहाल होल्ड करे और मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऑयल अगर 110-115 डॉलर के ऊपर रहता है तो इनके लिए काफी अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के रिकॉर्ड देखने को मिलेगी, क्योंकि क्रूड बढ़ता है तो इनका मुनाफा भी बढ़ता है। ओके, तो ऑयल इंडिया में अभी बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। दिल्ली से राजीव गुलाटी सवाल पूछ रहे हैं अदानी पावर पर। सवाल है 250 शेयर इनके पास है जिसपे इनकी खरीद है 217 की। अदानी पावर पर क्या राय देंगे राजीव जी को? अविनाश जी, फिलहाल इनकी खरीद पर इन्हें मुनाफा हो रहा है। नहीं, मुझे लग रहा है देखिए अडानी पावर का सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है स्वाति की चौथे तिमाही में पहली बार इस कंपनी ने मुनाफा किया है। बहुत समय तक ये लॉस मेकिंग कंपनी थी। पावर जनरेटिंग कंपनीज में अभी एक अच्छी नई तेजी आई है क्योंकि टैरिफ रेट्स बढ़ रहे हैं, प्लस पावर का जो थीम है वो मार्केट्स को काफी पसंद आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इनको थोड़ा सा और समय इसमें बिताना चाहिए। मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY23 में और तेजी से प्रॉफिट्स बढ़ेंगे और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड मिलेगी। तो उस समय थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 टू 8 मंथ्स का नजरिया रखें। ये काफी बड़ा मोमेंटम काउंटर है, लेकिन अभी फंडामेंटल्स भी अच्छे इंप्रूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की राय दूंगा। अदानी पावर को होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर। पानीपत से अमित कुमार साहब का सवाल लेते हैं। बर्जर पेंट पर ये सवाल पूछ रहे हैं 143 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 654 की। कच्चे तेल में तेजी से खास तौर पर हमने देखा पेंट शेयरों पर दबाव है क्योंकि जाहिर तौर पर महंगा क्रूड होगा तो पेंट कंपनियों की लागत भी इससे बढ़ेगी, जिसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें पेंट कंपनियों में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल अमित जी की जो 143 शेयर है 654 की इनकी खरीद है जिसपे इन्हें नुकसान हो रहा है, क्या करें ये बर्जर पेंट्स पर? नहीं, मुझे लग रहा है देखिए स्वाति, आपने सही कहा कि क्रूड की कीमतें बढ़ती है तो रॉ मटेरियल कॉस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन अभी कंपटीशन पेंट सेक्टर में बहुत तेजी से आ रहा है। हमने देखा कि JSW, ग्रासिम ये नई फैसिलिटीज कर रहे हैं, तो कॉम्पिटिटिव सिनारियो बहुत एक्यूट होने वाला है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे इंक्रीमेंटल अपसाइड इस लेवल से जरा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्रूड अगर गिरता नहीं है, कंपटीशन बढ़ता है तो कंपनी को मार्जिन्स में दबाव आएगा। तो मेरे ख्याल से ये सेल ऑन राइज वाला कैंडिडेट है। मैं समझता हूँ कि इनको कोई भी अगर उछाल मिलता है तो इनको यहाँ से एग्जिट करना चाहिए। मैं समझता हूँ दूसरे जो सेक्टर्स है जैसे कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, फार्मा है, वहां पे पैसा निवेश करिए, क्योंकि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड पेंट सेक्टर के मुकाबले में काफी अच्छी रहेगी। ओके, तो बर्जर पेंट्स को बेचने की सलाह दे रहे हैं अभी फिलहाल अविनाश जी। अगला सवाल हाथरस से लेते हैं और सवाल पूछ रहे हैं गौरव शर्मा जी हमें। हिंडाल्को पर इनका सवाल है, 100 शेयर इनके पास है, 575 हिंडाल्को पर इनकी खरीद है। क्योंकि ग्लोबल क्यूज थोड़े इस वक्त वीक हैं, मेटल शेयरों में हमने देखा कमजोरी रही और हिंडाल्को भी इसमें एक शेयर रहा है जिस पर दबाव देखने को मिला है। इन्हें नुकसान भी है अपने अभी इस खरीद पर, क्या सलाह देंगे इन्हें हिंडाल्को पर? नहीं स्वाति, यहाँ पे भी मैं मेरा व्यू मेंटेन करना चाहूंगा। आपके शो पे पहले भी मैंने कहा है कि मेटल सेक्टर पे हम नेगेटिव है। मुझे लग रहा है कि देखिए वैसे भी हिंडाल्को को इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल में स्टॉक खरीदा है,
मेरे ख्याल से आने वाले 2-3 1-2 क्वार्टर्स के लिए मेटल सेक्टर काफ़ी नेगेटिव रहेंगे क्योंकि ग्लोबली प्राइसेज़ थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। डोमेस्टिक डिमांड भी अफ़ेक्ट हो चुकी है क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी अगर कोई उछाल मिलता है, तो यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि मेटल सेक्टर में और थोड़ी गिरावट होने की हमको आशंका लग रही है। होपफुली अप्रैल टू जून क्वार्टर अगर अच्छा नहीं होता, तो इस लेवल से भी काफ़ी और गिरावट हिंडाल्को में आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे निकल जाए क्योंकि मेटल सेक्टर में ऑलरेडी थोड़े वीकनिंग साइन्स दिख रहे हैं। हिंडाल्को को बेचने की सलाह यहां पर दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। रितेश जैन इंदौर से सवाल पूछे, इनका सवाल आईईएक्स पर है। इनके पास 300 शेयर है, 200 इनकी खरीद है और एक न्यूज भी है शेयर को लेकर जिसमें अब लंबी अवधि के वायदा शुरू होंगे आईईएक्स पर। लगभग मंथली, तिमाही, छमाही और सालाना वायदा शुरू होंगे। फिलहाल आईईएक्स पर रितेश जैन को क्या आप सलाह देंगे अविनाश जी? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए आईएक्स ने आपने सही कहा कि इनके जो पावर एक्सटेंडेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे उसमें डेफिनेटली इनका वॉल्यूम बढ़ेगा और अभी भी आईएक्स एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 95% का मार्केट शेयर ये एंजॉय करते हैं। मुझे लग रहा है कि बोनस के बाद शेयर थोड़ा-सा ढीला ज़रूर हुआ है, लेकिन अगर इनका नज़रिया कम से कम 12 से 15 महीना है, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन क्योंकि जो गैस का फ्यूचर का बिज़नेस इन्होंने शुरू किया है, यहाँ पे भी अभी ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा-सा सब्र रखिए, थोड़ा-सा इंतज़ार रखिए। 6 से 12 महीने की अवधि अगर ये होल्ड कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी एक 15-16% की अपसाइड मिलेगी। तो करंट लेवल्स पे होल्ड करने की राय रहेगी। करंट लेवल पर होल्ड करने की सलाह, साल भर तक का नजरिया आप रख सकते हैं आईईएक्स पर। अगला सवाल दिल्ली से नंदकिशोर साहब पूछ रहे हैं हमें। टाटा स्टील इनका शेयर है और 80 शेयर इनके पास है जिस पर इनकी खरीद है 1250 की। ग्लोबल मार्केट में स्टील की कीमतों में गिरावट देखी गई है और टाटा स्टील खासतौर पर निफ्टी का टॉप लूजर भी रहा है। इन्हें नुकसान भी है अपनी खरीद पर। टाटा स्टील पर क्या राय देंगे इन्हें? मुझे लग रहा है कि स्वाति ये भी मेटल सेक्टर का ही बड़ा कैंडिडेट है और जैसे मैंने कहा कि मेटल प्राइसेस ग्लोबली वीक हो चुके हैं। हम काफ़ी कंपनी से बात कर चुके हैं, तो वहाँ पे एक ही इनपुट मिला है कि इन्फ्लेशन ने डोमेस्टिक डिमांड तो अफेक्ट कर ही दिया है, ग्लोबली भी मेटल प्राइसेस वीक है। तो यहाँ पे भी मेरी राय रहेगी कि टाटा स्टील में हो सके तो कोई भी उछाल में इनको थोड़ा-सा पोज़ीशन उनको हल्का करना चाहिए क्योंकि आने वाले दिनों में अगर अप्रैल-जून क्वार्टर के नंबर्स खराब आते हैं, तो डेफिनिटली इसमें थोड़ी-सी और कटौती देखने को मिलेगी। तो यहाँ से सेल ऑन राइज़ की राय रहेगी। इसमें डेफिनिटली जो करंट प्राइस है वहाँ पे भी अगर वो थोड़ा बुक करते हैं और दूसरे कोई सेक्टर में पैसा डालते हैं तो थोड़ा-सा रिस्क रिवॉर्ड इनके लिए अच्छा रहेगा। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी टाटा स्टील में रखने की सलाह इस वक्त अविनाश जी दे रहे हैं आपको। बिंदराज डगर उत्तर प्रदेश से सवाल पूछे। एनएफएल पर इनका सवाल है, 2000 शेयर है, 70 इनकी खरीद है। आईएमडी ने जैसे ही खबर दी, क्योंकि न्यूज बेस्ड हमें एक्शन भी दिखा शेयर में कि मॉनसून थोड़ा सा धीमी गति में ही आगे बढ़ रहा है। हालांकि खबर आज ये भी आई कि ऑन ट्रैक है, पर फर्टिलाइजर शेयरों ने तुरंत इसमें दिखाया अपना रिएक्शन और शेयरों में गिरावट भी रही। फिलहाल एनएफएल में क्या सलाह देंगे इन्हें करने की? इनफैक्ट देखिए स्वाति, बारिश तो पिछले साल भी थोड़ा-सा कम था शुरुआत में, लेकिन बाद में मोमेंटम पिकअप हुआ। तो मैं इन्वेस्टर को यही कहूँगा कि आपको इस फोरकास्ट से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका नज़रिया कम से कम 6 से 12 महीना है, तो एनएफएल एक काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड यूरिया प्लेयर है और किस प्रकार की प्रॉफिटेबिलिटी हमने देखी है कि पोस्ट यूक्रेन रशिया का वॉर होने के बाद फर्टिलाइज़र प्राइसेज़ ग्लोबली भी बढ़ चुके हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्लोबल मार्केट्स में तो प्राइसेज़ बढ़ेंगे, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी अगर मानसून अच्छा होता है और होपफुली अच्छा होगा, तो इसमें अच्छी बढ़त आएगी। तो 47-48 रुपीज़ में मुनाफ़ा लॉस बुक मत करिए। मेरे ख्याल से कम 6 टू 8 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखिए और मुझे लग रहा है हो सकता है कि एक 6 से 8 महीने में आपको नॉट ओनली कॉस्ट प्राइस बट आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर थोड़ा मुनाफ़ा भी कमाने को मिलेगा। तो प्लीज़ होल्ड ऑन। 6 से 8 महीने का होराइजन रखिए, एनएफएल में बने रहने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। सचिन गौड़ साहब अशोक नगर से सवाल पूछे। इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो 45 शेयर इनके पास है, इनकी खरीद इसमें 1850 की। जैसा कि हम देख रहे हैं कि खासतौर पर महाराष्ट्र, केरल में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और पूरे देश भर में एक्टिव केसों की संख्या में बढ़त देखने को मिली है और इसी के चलते हवाई यात्रियों पर भी नया एक रेगुलेशन आ गया है कि बिना मास्क आप यात्रा नहीं कर सकते हैं और उसके अलावा कच्चे तेल में तेजी की से लागत बढ़ने की भी आशंका है। तो कुछ बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर जो इस स्टॉक को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी, क्या करें? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा स्वाति कि क्रूड ऑयल का प्राइस का बढ़ना इनके लिए बहुत खराब है, प्लस कोरोना के केसेस अगर बढ़ते हैं तो इनके लिए दिक्कत रहेगी। इनफैक्ट अभी इनका जो चौथे तिमाही का रिजल्ट्स आया वो काफ़ी खराब था।
हमारा मानना है कि देखिए एक जो पॉजिटिव्स है स्टॉक में वो भी है, जैसे कि अनलॉकिंग थीम हुई थी तो लोगों ने एविएशन पे सेक्टर पे बेट किया था, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जो अभी भी काफ़ी खर्चों के के अंडर दबा हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर कोविड के केसेस बढ़ते हैं तो इनके लिए और दिक्कत रहेगी। तो मेरे ख्याल से इनका नज़रिया अगर शॉर्ट टर्म है, इन्होंने अगर सिर्फ ट्रेडिंग व्यू के लिए लिया है तो बिल्कुल निकल जाए, लेकिन अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है, तो ही इसमें होल्ड करें, क्योंकि इंडिगो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो 50% मार्केट शेयर कमांड करता है और ये कोई छोटी बात नहीं है। तो अगर 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो होल्ड करिए, अदरवाइज़ आई वुड सजेस्ट करंट लेवल्स पे बुक आउट करने की राय रहेगी। ओके, तो इंटरग्लोब एविएशन पर अगर लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो जरूर बने रहें। इंट्राडे का नजरिया है, छोटी अवधि के नजरिए, तो आप इससे निकल सकते हैं। ये है अविनाश जी की राय। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि कल के बाजार पर आपको क्या रखनी चाहिए स्ट्रैटेजी, और बाजार के लिए अहम संकेत कौन से हो सकते हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, 16,250, 16,350 ये 100 पॉइंट की रेंज रहेगी अब मजबूत सपोर्ट के तौर पर, और ऊपरी स्तरों पर 16,600, 650 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। ये रेंज वाला ट्रेड रहेगा। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन भी है। देखते हैं आज एफआईज ने कितनी शॉर्ट कवरिंग की, और ग्लोबल मार्केट से जो संकेत है, अमेरिकी बाजारों के फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट ऊपर थे हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त, और साथ ही एफआईज के डेटा पर रहेगी नजर। इन सभी ट्रिगर्स के बीच में कल हम करेंगे शुरुआत। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 34,600, 34,800 मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 35,350 से लेकर 35,625 की रेंज है जहां तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो आज की रिलीफ रैली और मजबूत हो सकती है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट से सहारा मिले। भारतीय बाजार ज़्यादातर संकेत अमेरिकी बाजारों से लेकर वहीं से ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और कल भी हफ्ते के आखिरी दिन ऐसा ही होने की आप उम्मीद रख सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि लंबी अवधि में कौन से स्टॉक में आप कर सकते हैं खरीदारी। अविनाश जी हमारे साथ है। अविनाश जी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक क्या है आपकी पसंद? इनफैक्ट स्वाति, आज जो स्टॉक मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ वो बेसिकली एक जेम्स और ज्वेलरी कंपनी है जो बेसिकली कस्टमाइज्ड ब्राइडल ज्वेलरी बनाती है, और ये कंपनी गुजरात बेस्ड है। कंपनी का नाम है राधिका ज्वेल टेक। इनफैक्ट ये कंपनी जनवरी में एसएमई प्लेटफॉर्म से मेन प्लेटफॉर्म पे आई है। कंपनी का जो परफॉर्मेंस है इस साल काफी अच्छा है। करीबन 235 करोड़ का रेवेन्यू है, 35 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है और 27 करोड़ का प्रॉफिट किया है। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे इस कंपनी में देखने को मिली वो ये है कि प्रमोटर्स इस बिजनेस से कम 30-35 साल से हैं, और बेसिकली कस्टमाइज्ड ब्राइडल ज्वेलरी में इनका काफी बड़ा एज है। और सौराष्ट्र और राजकोट में जो बहुत ही बड़े प्लेसेस होते हैं जहाँ पे जेम्स और ज्वेलरी के आर्टिसंस काम करते हैं, वहाँ पे इनकी अच्छी पकड़ है। कंपनी ने कहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने में और एक ज्वेलरी का शोरूम वो सेटअप कर रहे हैं, और ये करीबन 4 गुना उनके एग्जिस्टिंग शोरूम से बड़ी होगी। तो अनुमान है कि यहाँ से भी करीबन 70-75 करोड़ का रेवेन्यू आपको FY23 में देखने को मिलेगा। तो इस साल FY22 में रेवेन्यू करीबन 235 करोड़ था। हमारा मानना है कि करीबन 375-400 करोड़ का रेवेन्यू आपको FY23 में देखेगा, और अर्निंग्स कम से कम 18 या 19 रुपए आएगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए ये स्टॉक डेफिनेटली उन निवेशकों के लिए जो लंबी अवधि के लिए अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं, और आने वाले सालों में अगर होपफुली अर्निंग्स ट्रैक्शन अच्छी होती है तो इसमें डेफिनेटली अच्छी रिस्क एपेटाइट आएगी। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे करीबन 290-300 का टारगेट प्राइस लेके इसको जरूर एक्यूमुलेट करें। बट मैं यही कहूंगा कि ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट कॉल है, इसमें ट्रेडिंग मत करिए, और कम से कम 6 से 12 महीने में आपको एक अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट पिक राधिका ज्वेल टेक में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ है शो में शामिल। सुमित जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां देंगे खरीदारी की राय? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी 2 है मेरे पास, और दोनों तेजी की तरफ की है। दोनों में कॉल लेने का सलाह रहेगा। पहला जो ऑप्शन है वो है यूपीएल में 740 का कॉल 24 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 18 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 30 रुपए से लेकर 35 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। मार्केट्स में आज अच्छी रिकवरी आई है। उस रिकवरी में आईटी स्टॉक्स ने भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है, तो 1 से 2 दिनों में आईटी स्टॉक्स में भी मोमेंटम बन सकता है। तो दूसरा स्टॉक है टेक महिंद्रा का 1140 का कॉल 35 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 25 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर में टारगेट 45 रुपए से लेकर 50 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। ये 2 स्ट्रेटेजी मेरी तरफ से रहेगी। बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए, और अविनाश जी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।